मैं पेरेंट्स को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि दे शुड गिव देयर प्रेशियस टाइम टू देयर प्रेशियस चिल्ड्रन। मुझे लगता है सोना चांदी सब आने जाने वाली चीज़ है, इनसे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। हम शायद जीते इनके लिए, हम कमाते इनके लिए, तो प्लीज़ गिव देम योर टाइम। मैम जैसे ये बच्चे बच्चे बोल नहीं पाते हैं, जैसे पेरेंट्स भी हैं, टीचर भी हैं, तो वो कैसे पहचाने कि बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है या गलत बिहेव कर रहा है? तो ये भी टीचर भी अपन जान सकते हैं ना बच्चा टीचर भी जान सकती है, और माँ से अच्छा तो कोई कोई नहीं जान गुरु है ही सकता। नहीं। घर में बच्चा कोने में बैठा है, पूरा टाइम अलग से बैठ के क्या काम कर रहा है, किससे बात कर रहा है। मैं बचपन से टीचर्स को या पेरेंट्स को एक ही बात बोलती हूँ, आपका बच्चा घर आए, क्या आपने उससे पूछा आज तूने क्या किया? तूने आज किससे बात की? तेरी क्लास में क्या हुआ? मैम ने क्या किया? दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर। जब बच्चे को अपनी बात बताने की आदत पड़ जाती है तो ही कैन नॉट हाइड। जैसे आजकल बच्चे है ना, सुबह स्कूल आए, वापिस शाम को 2-3 बजे घर पहुंचते हैं, खाना वगैरह खा के 4-5 बजे पेरेंट्स उनको फिर बैग पकड़ा के कोचिंग भेज दिया। ठीक है, शाम को 2-3 घंटे वहाँ पढ़ के वापस 7-8 बजे घर पहुँचते हैं, खाना वगैरह खा के फिर स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क सारा करके बचपन तो ये खो ही रहा है। मतलब मैं देख रहा हूँ मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है नहीं बच्चे क्या जीवे, तो जिनकी पूरी मतलब बचपन खो ही रहा है उनका। तो क्या मैम स्कूल की पढ़ाई खाली काफ़ी नहीं होती है? पेरेंट्स को क्या लग रहा है कि स्कूल की पढ़ाई काफ़ी नहीं होती है या कोचिंग वो एक्स्ट्रा क्यों भेज रहे हैं? उनको मतलब क्या है, रेस ऑफ नंबर, मतलब वो बस नंबर में लगे हुए बच्चों के, भाई मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा फर्स्ट आएगा फर्स्ट आएगा, उसका क्या है, बताइए। कपिल, मैं अगर पर्सनली बोलूं जी। तो आई एम हार्डकोर अगेंस्ट ट्यूशंस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द टॉक शो में। मैं कपिल राज पुरोहित आ गया हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं द मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर नवनीत पचौरी मैम। मैम को आज हजारों बच्चे अपना आदर्श मानते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैम ने 15-16 साल पहले दिल्ली से आकर यहाँ बाड़मेर में एक स्कूल स्टार्ट की, जो आज इस इतने बड़े मुकाम तक पहुंची है। तो स्वागत करते हैं मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। तो मैम जैसे बच्चों के मन में रहता है कि हमारी मैम का स्कूल लाइफ कैसी थी, मैम का बचपन कैसा था, तो मैं आपके बचपन से स्टार्ट करूंगा, आपकी स्कूल लाइफ से स्टार्ट करूंगा। पूरे अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताइए। मेरी स्कूल लाइफ गुड़गांव के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से थी, और घर के पास ही था स्कूल, और मेरे भाई दोनों बड़े वहीं पे पढ़ते हैं। एंड आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट, मीडियोकर। जी। लेकिन हाँ, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलती जुलती ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। स्टेज फियर था, कभी स्टेज पे नहीं गई थी। और कुल मिला के आई वॉज वेरी गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, बट अदरवाइज स्टडीज वॉज ओके। मतलब एक्टिविटी वगैरह में आप थोड़ा सा हाँ, सही थे, एक्टिविटीज़ में आई यूज्ड मतलब टू बच्चों को बोलते पार्टिसिपेट। थे जैसे शुरू में आप इंट्रोवर्ट टाइप थे, मतलब यहाँ आने के बाद थोड़ा बाड़मेर आने के बाद हुआ है, लेकिन ये बचपन तो मेरा बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, इंट्रोवर्ट निकला ना। क्योंकि दो बड़े भाइयों की छोटी बहन थी मैं, अच्छा। बहुत ज़्यादा लाड प्यार में थी। लाड़ तो मैम आपकी स्टडी के बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा स्टडी के बारे में क्या क्या कर रखा है स्टडी आपने? मैंने अपना 10th किया था गुड़गांव से ही, मेरे स्कूल से। देन आई हैड टू ट्रेवल, दिल्ली जाना पड़ता था। दैट वाज अराउंड 50-60 किलोमीटर्स फ्रॉम गुड़गांव। तो सुबह बस जाती थी, वहाँ पे होली चाइल्ड ऑक्सिलियम करके स्कूल था, वहाँ से मेरा 12th हुआ। आफ्टर दैट आई वेंट टू JNU। JNU से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। देन आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन MA इंग्लिश फ्रॉम गुड़गांव वापस आके। उसके बाद मैंने बीच में एक किया था एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का, PR का, इसका मैंने एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया था, दैट इज़ फ्रॉम दिल्ली अगैन। बस इतना ही किया, उसके ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप बाड़मेर आए तब आपका रिएक्शन क्या था बाड़मेर को देख के? शॉक्ड, एकदम जैप्ड। आज से करीबन 15-20 साल पहले अगर तुम बाड़मेर सोचो, तुम तो यहीं के हो, जी मैम। तो क्या देखने को मिलता था। कुछ नहीं था मैम। और मैं दिल्ली से आई हुई, JNU से पढ़ी वही हुई, तो मैम। तो इट वॉज रियली अ शॉक फॉर मी। तो मैम उस टाइम पे आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको यहाँ स्कूल खोलनी है या फिर? कुछ नहीं, तब कुछ भी नहीं था स्कूल में, जी। नथिंग एट ऑल। मैं आई थी यहाँ पे अपने हस्बैंड की जॉब के लिए, ओके सर जी। और अपनी वहाँ पे बहुत अच्छा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है दिल्ली में, गुड़गांव में इनफैक्ट, वहाँ पे मैं अपना एज अ कोऑर्डिनेटर की जॉब छोड़ के आई थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है, सिर्फ इसके लिए। बाकी स्कूल का खुद की स्कूल कुछ भी खोलने नहीं, का कुछ भी दिमाग नहीं, कुछ नहीं नथिंग था? नथिंग। उस टाइम कोई कोई ख्वाब में कहीं कुछ भी नहीं था। मुझे स्कूल खोलनी है। स्कूल खोलनी तो है। ये विचार कब आया आपको मॉडर्न स्कूल का? ये सपना आपने कब देखा? स्कूल खोलने का पहला विचार तब आया जब मैंने मेरा बेटा स्कूल जाता था, जी। वो यहीं के एक स्कूल में जाता था, और वहाँ पे
थोड़ा सेंसिटिव बेटा है मेरा बड़ा वाला, जी और उसके साथ रहता था कि उसने कुछ अजीब अजीब हरकतें स्कूल में करनी शुरू की। वो थूक लेके आँख के नीचे, नाक के नीचे लगाने लग गया था। उसको स्कूल में बोलते तुझे पंखे से लटका दूंगा। तो दैट वाज अ वेरी शॉकिंग स्टेट फॉर मी कि मेरा अच्छा इंटेलिजेंट सा बच्चा जो इतनी मेंटल स्टेट, इतना मेंटल टेरोमा में जा रहा है। जी देन दैट वाज अ टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं, ऐसा स्कूल होना चाहिए जहाँ पे बच्चे खुल के बोल सके। खुल के बोल सकते, वो हम देख भी रहे हैं आज। मैंने भी आज काम किया है, हम भी खुल के अब कितना बोल पाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ज़रूरी है। जरूरी मैम, बहुत जरूरी। बचपन में आपका क्या सपना था, आपको क्या बनना था? होता है ना सब बच्चों में कभी बड़ा होकर मैं ये बनूंगा, ये करूंगा, तो आप बनना बचपन से टीचर ही था। टीचर ही था? मैं उन बच्चों में से थी। मेरे घर के आसपास काफ़ी बड़ा गार्डन था, लॉन था। मेरी मम्मा टीचर हैं, जी स्कूल में प्रिंसिपल, रिटायर हुई थी, अब तो है नहीं खैर। जी तो जब भी वो स्कूल से आती थी मैं सबसे पहले उनकी साड़ी पहन लेती थी, उनका पर्स लटका लेती थी और एक डंडा लेके पौधों को बढ़ाती थी। टीचर। तो बनना तो टीचर ही था, ये पक्का था। जी लेकिन प्रिंसिपल बनना था और स्कूल चलाना तो वो नहीं वो पता नहीं था। था, वो तो धीरे धीरे माहौल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाड़मेर जैसे शहर में उस टाइम पे कुछ चुनिंदा स्कूलें होगी, 2-3 स्कूलें थी, ज़्यादा बड़ी स्कूलें थी भी नहीं। उस दौर में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट करना, ठीक है, और उसको इस मुकाम तक ले जाना, उस दौर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या क्या दिक्कतें आई आपको, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको। वापस उस दौर में ले जाऊंगा आपको, मेरा थोड़ा उस बारे में बताइए आप। हाँ, एज आई रिकलेक्ट, मुझे लगता है कि जब मैं आई थी तो स्कूलों में यहाँ पे 2-3 ही स्कूल थे और वो भी बहुत ही छोटे लेवल के थे। छोटा। उनमें पढ़ाई भी अलग तरीके थी। मैं दिल्ली से पढ़ी हुई थी, जी तो थोड़ा सा मुझे था कि मैं जैसे पढ़ी हुई हूँ यहाँ के बच्चों को भी वैसे ही पढ़ना पढ़ना चाहिए। चाहिए। क्योंकि आउटगोइंग और इंट्रोवर्ट, और उसके अलावा मुझे लगता है चीज़ों को देखना और समझना। मैं पहले बाड़मेर में ही एक दूसरे स्कूल में प्रिंसिपल थी। जी उस स्कूल में शायद मैं पहली थी जिसने स्टार्ट किया था बच्चों को ट्रिप पे लेके जाना, बच्चों को स्टेज के ऊपर एनुअल फंक्शन परफॉर्म करवाना। उससे पहले कभी मैंने सुना ही नहीं किसी ने एनुअल फंक्शन करवाया हो। हम खुद नहीं गए मैम, हाँ, ट्रिप्स पे मैं खुद तब नहीं दिल्ली लेके गई थी, उतने साल पहले। गए। जी पहली बार एक बाड़मेर छोटा सा से। स्कूल था यहाँ पे, उनको वहाँ ले गई थी। इट वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग, पेरेंट्स को मनाना, कन्विंस करना कि भाई आप बच्चों को बाहर भेजो। उसके बाद एनुअल फंक्शन के लिए मैंने सारी ड्रेसेस दिल्ली से मंगवाई थी किराए के लिए। मैं आज से मुझे लगता है 15 साल हो गए होंगे इस बात को। 15 साल पहले के बाड़मेर में और आज के बाड़मेर में ज़मीन आसमान का जमीन फ़र्क है। आसमान का फर्क है। तो तब मैंने सब कुछ ये सब करवाया था। तो इट टुक टाइम, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कन्विंस बच्चों में तो एंथू होता ही है, दे रियली वांट टू डू समथिंग न्यू। न्यू लेकिन पेरेंट्स को कन्विंस करना, यूनिफॉर्म के लिए 300 रुपये कलेक्ट करना, हरकुलेन टास्क। वो बाड़मेर के पेरेंट्स। बाड़मेर के पेरेंट्स को प्रॉब्लम सबको होती है, लेकिन हमको, मेरे को लगता है बात हमें सोल्यूशन पे करनी चाहिए। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी हैं और आती भी रहेंगी, बट वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट कि हम कैसे उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, अपने बच्चों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैम आज जो अपन स्कूल देख रहे हैं, बड़ा एम्पायर देख रहे हैं, ये अपन ने खड़ा किया है। तो शुरू से जब आपने फर्स्ट क्लास ली, पहले पेरेंट्स को, पहले बच्चे को जब आपने स्कूल में एडमिशन कराया, उनको वो जर्नी से लेके अब तक का मुझे थोड़ा सा बताइए, क्या क्या दिक्कतें आपको क्या क्या झेलनी पड़ी बाड़मेर में? सपना देखना आसान है, जी सपना देख सकते हैं, और सपना जब देखना शुरू करते हैं तो इनिशियली लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं, कहाँ से आए हैं, बाहर से आए हैं, बाहर के लोग हैं, बारह लोग हैं, कहते तो यही थे हमें, और इतनी बड़ी बड़ी बातें, और चुटकियाँ भी लेते थे, मज़े भी बड़े लेते थे कि कहाँ है बाहर वाले लोग, क्या कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। तो लेकिन ठीक है, आई गॉट अ वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम माई हस्बैंड, और बाड़मेर के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें वाकई में बहुत सपोर्ट किया। हमने स्टार्ट किया पहले एक घर में, छोटा सा घर लिया था, उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था। लेकिन जिस टाइम हमने स्कूल स्टार्ट किया, हमें फर्स्ट राउंड में आई थिंक 135 स्टूडेंट्स मिल गए थे। इट वॉज बिकॉज हम बात कर रहे थे एजुकेशन की, हम बात कर रहे थे एक्टिविटीज़ की, हम बात कर रहे थे बच्चों की। पढ़ाई दूसरा सिनारियो है, लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस था बच्चे स्कूल आए और खुश रहे। बाड़मेर में जब स्कूल स्टार्ट करना था, चलो बच्चे भी आ गए, नाउ इशू वॉज टीचर्स। आई एम सॉरी इफ आई से दैट, बट बाड़मेर में मेरे पास इनिशियली जो टीचर्स आते थे वो MI माई बोलते थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका होता था। अब MI माई वाले टीचर्स को इंग्लिश में पढ़ाने के लिए आप कैसे डाल सकते हो? लेकिन ठीक है, पीपल आउट हियर आर मेंटली, उनको भले उनकी पढ़ाई में थोड़ा सा दिक्कत हो क्योंकि एजुकेशन लेवल वो नहीं है राजस्थान में, लेकिन दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, सो यू कैन पुट देम इनटू इट। आज भी मेरे पास कुछ ऐसे टीचर हैं जो कि डे 1 से मेरे साथ हैं, तो उनकी जर्नी मेरे को लगता है मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी जर्नी है मेरे साथ उनका काम करना कैसा हुआ। बट देयर वाज लॉट मेनी इशूज जब हमने अपना स्कूल स्टार्ट किया।
तो फिर वही बात, सपना देख लो, फाइनेंसेस कहाँ से लाओगे? एंड आई एम नॉट ऑफ अ वेरी वेल ऑफ हाउस, ना मेरे पास इतना पैसा था, लेकिन बहुत सारे लोग आए साथ में, साथ मिल के स्टार्ट किया, ज़मीन ली, स्कूल बनाना शुरू किया, फिर पता चला कमठे का हिसाब क्या होता है, जी। आज बीदर है, आज पाचम है, ऑल दैट स्टफ सब कुछ देखा। राजस्थानी। तो ये वो कहते हैं ना, ईंट लगा लगा के जोड़ जोड़ के बनाया बनाया। है, वैसे ही किया है हम दोनों ने। मुकेश पूरा दिन, मुझे याद है, घूमते रहते थे ज़मीन ढूंढने के लिए, फिर कारीगर ढूंढने के लिए, मैं ढूंढती थी टीचर्स, फिर बुक सेट्स, यूनिफॉर्म हमने पहली बार जोधपुर से अरेंज करवाया था, बचराज वाला, ही यूज्ड टू कम ऑल द वे फ्रॉम जोधपुर, यहाँ पे बच्चों को अच्छी टी शर्ट्स में पहली बार हमने बाड़मेर में स्टार्ट किया। सो प्रॉब्लम्स तो अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स, और ये मुझे लगता है स्कूलिंग के साथ नहीं, जिंदगी के साथ एवरीवेयर प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, और प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो शायद वो मज़ा भी नहीं रहेगा। आज मैं उसको याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो नहीं होती, स्टेपिंग पत्थर नहीं होते तो तुम्हें ठोकरे लगने के बिना चलने में मज़ा भी नहीं आता। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आज भी हैं, आई विल नॉट से कि अब नहीं है, अब दूसरे तरह की हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स रहती है मैम, जीवन के जिंदगी का बिल्कुल नाम। बिल्कुल। तो मैम जैसे आपने बताया अभी अपनी जर्नी के बारे में, शुरू से लेकर अभी तक आप जैसे स्कूल खोली, बच्चों से जुड़ाव आपका शुरू से रहा है, तो इन बच्चों ने आपकी लाइफ को कैसे चेंज किया, आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई बच्चों के आने से? बच्चों के जुड़ाव की बात करूँ तो मैं शायद एक चीज़ भूल गई बताना। जी मैम। मैं बचपन में थी तो मेरी दादी या मेरी मम्मी मुझे ढूंढती थी, पूनम, मेरा घर का नाम पूनम था, तो पूनम कहाँ गई, तो जिस घर में बच्चा होता था उस घर में मुझे ढूंढ लिया जाता था। तो आई हैड दिस हैबिट फ्रॉम चाइल्डहुड, बच्चों से बात करना, उनसे खेलना, दैट वाज माय हैबिट। और मुझे बहुत, आज भी मुझे अगर कोई टेंशन है, कुछ है, तो आई गो टू LKG क्लास, HKG क्लास, उन बच्चों से बात करके तुम्हें लगता है कि तुम एकदम फ्री हो गए। और इसीलिए इन बच्चों के साथ रह रह के मेरे में शायद इतना संयम नहीं था, आई वॉज नॉट वेरी काम, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। तो इन बच्चों के साथ रह के तुमने वो सीखा कि हाँ, मासूमियत भी सीखी इनके साथ रोज़ नया नया कुछ भी कैसे करना है वो भी सीखा, और कामनेस, क्वाइटनेस, जितना शांति से तुम इनसे बात करोगे उतना ये जल्दी सुनते हैं। जहाँ तुम्हें गुस्सा आया, रोने लग गया, तो उसको चुपकाना में बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इट टेक्स लॉट ऑफ पेशेंस, एंड येस आई हैव बीन वेरी पेशेंट विद देम, मेरे अपने दोनों बेटों के साथ भी। और आज तो मैं कहती हूँ कि मैं 1600 बच्चों की माँ हूँ, तो हाँ, सबके साथ पेशेंस बहुत ज़्यादा सीखा है। मतलब आपकी लाइफ बहुत चेंज किया है बच्चों ने? बहुत ज़्यादा, बच्चों ने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज किया है। मुझे पहले कोई देखा तो शायद मैं टॉमबॉय थी, मैं कभी लड़कियों वाली हरकतें नहीं की थी, इन बच्चों के साथ रह के ज़्यादा लड़कियाँ टाइप का होता है। बन पाई हूँ। तो मैम एज ए प्रिंसिपल आप किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं आज भी, उस दौर में भी, जैसे प्रिंसिपल पद पे आज आपको, तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? कैसे बच्चे में रोज बच्चे हैं, रोज कहानियाँ, नई कहानियाँ आपके सामने आती है, कभी क्या हुआ, कभी आज मैम ये हो गया, आज ये हो गया, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए, एज ए प्रिंसिपल आप कैसे हैंडल करते हैं उस? मुझे लगता है स्कूल के 3 ही इम्पोर्टेंट स्तंभ होते हैं जी। बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स, और चुनौतियाँ तीनों तरफ से आती हैं। बच्चों के भी इश्यूज होते हैं, और क्योंकि बाड़मेर बहुत छोटी जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि एजुकेशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई के बारे में बात हो रही है, इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, स्कूल्स और खुल गए हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा योगदान बहुत सारी बाहर की कंपनीज का भी है, जिनके आने से हमें कुछ अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं। फिर पेरेंट्स पहले जो आते थे और जो अब आ रहे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा फर्क है। दे आर लाइक, मुझे याद है जब मैं शुरू में बाड़मेर आई थी, तो अगर कहीं जाना है शादी में तो आई कुडंट वॉक विद माई हस्बैंड, लेकिन आज की डेट में हस्बैंड वाइफ साथ जाते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी, मतलब मुझे लगता है मेंटल चेंज में उसको देखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि हम सब कैसे ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं इतने सालों में। और वही मेंटालिटी स्कूल के साथ भी है। पहले स्कूल बेच के कहते थे कि स्कूल की जिम्मेवारी, हमने तो डाल दिया, फीस दे रहे हैं आपको, ये तो आपका काम है, अब हम क्या कर सकते हैं। नाउ द पेरेंट्स आर कमिंग, जो यंग पेरेंट्स हैं, दे आर रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे अंडरस्टैंड दैट अल्टीमेटली तो बच्चा उनका है, हमारे पास आ रहा है, हम तो आपके साथ मिल के उसको शेप कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट तो चाहिए होगा। तो नाउ दे अंडरस्टैंड, सो दैट इज ऑन द पेरेंट्स फ्रंट। टीचर्स की मैं बात करूँ तो यस, बिकॉज एजुकेशन लेवल इज इम्प्रूविंग, और दूसरा अब तो फोन हर हाथ में है, तो दुनिया सबके हाथों में है, पाम टॉप बन चुका है, पाम टॉप के साथ हम कहें तो पूरी दुनिया मेरी हथेली पे है, तो उसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ गया है।
सबके थोड़ा सा सिनारियो बढ़ने लग गया है, और हम सिनारियो की बात करें तो बच्चों के पास भी वही उतनी ही फैसिलिटी हो गई है। बट विच आई पर्सनली फील इज कि पेरेंट्स जो आजकल ये सोचते हैं ना कि हमने अपने बच्चे को सब कुछ दे दिया इसलिए उसको पढ़ लेना चाहिए, दैट इज वन सिनारियो जो मेरे समझ में ही नहीं आता। हमने जो अभाव सहे वो हमारा बच्चा ना सहे, जबकि मुझे लगता है अगर थोड़ा सा अभाव सहेगा, थोड़ा सा नहीं दोगे तो बेटर कर पाएगा। अच्छा सीखेगा। और इसके लिए मतलब मुझे लगता है भरे बड़े हैं एग्जाम्पल्स। इफ यू गो फॉर बिल गेट्स, इफ यू गो फॉर ऑल बिग शॉट नॉट टॉप नॉट्स, सबके सब लोग दे ऑल डोंट गिव फोन टू देयर चिल्ड्रन बिफोर दे आर 18. This is a must. Every day we face a problem, something or the other with the students. लेकिन सारे इश्यूज एक ही चीज पे आके खत्म हो जाते हैं। पेरेंट्स, बच्चा खाना नहीं खा रहा, ले फोन ले ले। मम्मी बड़े आराम से कहती है खिचड़िया पापड़ बनाने हैं, ले फोन ले ले। पापा आज तो मैं थक के आया हूँ तो थोड़ी देर तो मैं देखूंगा ना। भाई आप देखोगे तो उसको कौन मना करेगा? वी मेक रूल्स। हम बोल देते हैं बच्चे को वेडनेसडे को फोन नहीं देखना, मैम पापा तो मानते ही नहीं है, वो तो कहते हैं मैं तो थक के आया हूँ। मम्मी कहती है मैंने अपनी किटी पार्टी को वो देखना है या रील्स बनानी है। व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए मुझे लगता है कि पहला खुद को पेरेंट्स। तो मैम 2-3 क्वेश्चन मैं साथ करके क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस और कॉन्सेंट्रेट की कमी, तो बच्चों में आजकल ज़्यादा देखा जा रहा है, तो ये कैसे बढ़ रहा है और इसको कैसे अपन कम कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं नहीं कहूँगी कि इसका एक ज़्यादा कॉज स्कूल है या पेरेंट्स है, वी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। हम लोग भी उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं और पेरेंट्स भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करने में दिक्कत नहीं है, बट उसके साथ साथ वी हैव टू सपोर्ट अ चाइल्ड। वो हम अक्सर देखते हैं ना, एक मटका है तो उसको अंदर भी हाथ रखना पड़ता है, तब बाहर से पीटा जाता है, तभी उसका शेप बनेगा। खाली एक तरफ से मारोगे तो नहीं बात बनेगी, इट हैज टू बी बोथ द साइड्स। हमें उस बच्चे को, अगर वो डिप्रेशन में है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या उसकी कैपेसिटी है? क्या उसकी कैपेबिलिटी है? आई थिंक एज अ पेरेंट सबको पता होता है कि मेरा बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है, एंड आई डोंट से कि वो इम्प्रूव नहीं कर सकता, ज़रूर कर सकता है, क्यों नहीं करेगा, लेकिन आपको राइट टूल, राइट टाइम, राइट मोटिवेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप चाहो कि अचानक से आपका बच्चा बहुत अच्छा हो जाए, नॉट पॉसिबल। इट विल टेक टाइम, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। और जहाँ तक हम स्कूल की बात करें तो कई बार टीचर्स बच्चों से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कर सकता है। और अगर उसमें वो डिप्रेशन आ रहा है तो आप आके बात करो ना, आप बोलो ना कि बच्चे को ये दिक्कत आ रही है। हम लोगों के पास अक्सर हम ये देखते हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता आने का। हम पीटीएम में भी माने तो देयर इज नॉट इवन सिंगल पीटीएम जिसके दिन 100% अटेंडेंस। वी हैव स्टार्टेड विद दिस। पहले हम अगर पेरेंट्स नहीं आ सकते तो वी टेल देम कि हम उनको कॉल कर करके बताते हैं कि भाई आपका बेटा बहुत अच्छा है या आपकी बेटी इस चीज़ में प्रॉब्लम कर रही है, तो वी टॉक टू देम। So I request the parents whenever they find anything which is lacking in their child, उसको डिप्रेशन हो रहा है, वो ढंग से नहीं कर पा रहा, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। और इसीलिए सीबीएसई ने हर स्कूल में, हर उसमें साइकोलॉजिस्ट की प्रोविजन किया है। इट इज़ अ नेसेसरी टीचर ऑफ अ स्कूल, क्योंकि बच्चे जो हैं इतने प्रेशर से गुजर रहे हैं, इतने लोगों को उसमें खुश रखना है कि हम समझ ही नहीं पाते कि वो क्या सोच रहा है। दादा दादी की एक्सपेक्टेशन, मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन, पीयर ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस में वो अकेला जूझ रहा होता है। और फिर हम कहते हैं कि हम तेरे लिए कितना कर रहे हैं, हम तेरे लिए कितना कर रहे हैं। टीचर्स भी यही कहते हैं, पेरेंट्स भी यही कहते हैं। अब हु इज देयर टू लिसन टू हिम? उसको सुनने वाला एक्चुअली में उसका पीयर है और उसी के साथ शेयर करता है, और उसके अंदर सब एक जैसे हो जाते हैं, सब अपने अपने दुख लेके बैठे हुए हैं, तो उनको लगता है हम सब दुखी हैं तो आपस में बात कर लेते हैं। बट द ट्रूथ इज इफ दे टॉक टू समबडी एल्डर, अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने किसी टीचर जिस पे वो भरोसा करते हैं उससे बात करें, बात करने से चीजें खत्म हो रही हैं। आपके अंदर की बात तो निकल के आती है, लेकिन हम बात ही नहीं करना चाहते आजकल।
अगेन आई कम बैक टू दैट पाम टॉप, हम सब तो फोन में लगे हाथ खोल के बैठे हैं। आई डोंट से कि मैं नहीं करती, भाई मैं भी उसी कैटेगरी की हूँ, जी। बट देन वी ऑल हैव टू लुक इनटू इट। हमें अपने बच्चों को डिप्रेशन से बचाने के लिए उनसे बात करनी पड़ेगी, उन्हें समय देना पड़ेगा, उन्हें गेम्स में डालना पड़ेगा, उन्हें कोई एक्टिविटी में डालना पड़ेगा। आने वाले सालों में अगर हमने अपने बच्चों को कोई गेम नहीं सिखाई, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं सिखाया और बुक्स पढ़ना नहीं सिखाया, तो दे आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ डिप्रेशन होगा। और इन सबको अनवाइंड करने के लिए खेलना ज़रूरी है, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोई भी एक्टिविटी करना इज अ मस्ट। मैम जैसे ये बच्चे अपन बच्चे बोल नहीं पाते हैं, जैसे पेरेंट्स भी हैं, टीचर भी हैं, तो वो कैसे पहचाने कि बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है या ये अलग बिहेव कर रहा है? तो ये भी टीचर भी अपन जान सकते हैं ना, बच्चा टीचर भी जान सकती है, और माँ से अच्छा तो कोई कोई नहीं जान गुरु है ही सकता। नहीं। घर में बच्चा कोने में बैठा है, पूरा टाइम अलग से बैठ के क्या काम कर रहा है, किससे बात कर रहा है। मैं बचपन से टीचर्स को या पेरेंट्स को एक ही बात बोलती हूँ, आपका बच्चा घर आए, क्या आपने उससे पूछा आज तूने क्या किया, तूने आज किससे बात की, तेरी क्लास में क्या हुआ, मैम ने क्या किया। दैट इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर। जब बच्चे को अपनी बात बताने की आदत पड़ जाती है तो ही कैन नॉट हाइड। जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हम नहीं बड़े होते ना उनके साथ, हम बचपन के उस फेज में अटके रहते हैं, मेरा बच्चा आके मुझे सब कुछ बताएगा, तब आपको दोस्त बनना पड़ेगा, आपको उसके दोस्तों को घर में एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। उसकी अगर फ्रेंड्स गर्ल्स हैं और लड़की के लड़के दोस्त हैं तो घर में आने दो ना, सामने बैठ के बात करने दो। उसका बर्थडे मन रहा है तो साथ में घर में बना के खिलाओ, जबकि मम्मी क्या करती है, 2,000 रुपए देती है और तू जा बाहर जाके पार्टी कर ले। मम्मियाँ बना नहीं रही हैं, जो मम्मी बना रही है उसको पता है उसका बच्चा डिप्रेशन में है या नहीं है, क्योंकि वो रोज उसको देख रही है ना। हम सब तो कमाने लगे हुए हैं, क्यों हमें इन्हें फैसिलिटीज देनी है, फैसिलिटीज के चक्कर में हमसे इनका जुड़ाव खत्म हो रहा है, दे आर नॉट टॉकिंग टू अस। और बच्चा बात क्यों नहीं करता, हम स्कूल में कोशिश करते हैं, आई कीप अ काउंसलर ऑल्सो जो कि इनसे बात कर सके, मैं भी उनको बुला के बात करती रहती हूँ, बट देन इट इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। हम घर में लड़कियां, कितनी ऐसी लड़कियां हैं बाड़मेर में जो बाहर जाती हैं घर से बाहर, क्यों नहीं जाने देते हम? भाई हमारे पुराने रीति रिवाज। जबकि बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको उतनी अपॉर्चुनिटी चाहिए घूमने की नहीं, गेम्स की, फिजिकली कुछ करने की। मैंने स्कूल में ये हजारों बार देखा है, जो बच्चा गेम्स में बहुत अच्छा है या फिजिकल एक्टिव है, उसका दिमाग कहीं और जाता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर खेल लिया भाई इसके बाद तो पढ़ लूं। ही नीड्स टाइम फॉर दैट। तो उसको बैलेंस करना है। जो बच्चा खेलने नहीं जा रहा, थक नहीं रहा, एनर्जी नहीं लॉस कर रहा, तो फिर एनर्जी कहीं और डाइवर्ट करेगा ही करेगा। तो आपको घर में एज अ मदर देखना पड़ेगा। मुझे याद है मेरे बेटे घर में रहते थे, मैं धक्का मार के निकाल देती थी शाम को, बाहर जाओ, कुछ नहीं होता, साइकिल चला के आ जाओ। एनर्जी लॉस जरूरी इज अ मस्ट, एंड दैट इज द वे यू कैन चैनलाइज देयर एनर्जीज, देन दे विल टॉक टू यू, गिव देम टाइम। एक तो सोशल मीडिया ने तो पूरा बच्चों को खराब कर ही दिया है, पर सोशल मीडिया की बात करेंगे अब बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए कैसा है सोशल मीडिया, सही है क्या है? सोशल मीडिया में आउटराइटली तो रिजेक्ट नहीं कर सकती हूँ जी, वो जिसे कहते हैं ना दोधारी तलवार जी, चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। भाई बहुत सारी ऐसी चीजें अगर हम कहें तो गुगला बाबा तो बता ही देते हैं जी, बट गुगला बाबा कर क्या रहे हैं, हमारी इमेजिनेशन को खत्म कर रहे हैं। ये चीज हम जितने क्रिएटिव हो सकते हैं उनके ऊपर हम देख के क्या करते हैं, हम पहले प्रोजेक्ट्स बनाते थे, वी यूज्ड टू थिंक अबाउट दैट। अभी भी मेरे पास प्रोजेक्ट्स लाइब्रेरी में बने पड़े हैं जिसके अंदर बच्चों ने फॉइल पेपर पे बनाया, किसी ने मिट्टी से बनाया, लेकिन अब क्या है बाबा जी, और अब तो नए बाबा जी आ गए हैं, चैट जीपीटी भी आ गए हैं, तो चैट जीपीटी तो उनसे भी एडवांस है, कुछ नहीं करना पड़ता, उसमें तो कुछ भी नहीं करना, सब तैयार है, सब तैयार है। तो इफ वी यूज इट लाइक अ टूल विच इज हेल्पफुल फॉर अस, इट इज हेल्पफुल। अगर हम सिर्फ उसका टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितने पेरेंट्स को पता है कि उनके बच्चे इंस्टा पे हैं एंड दे आर नॉट ऑफ 18 से पहले आप अपनी आईडी नहीं बना सकते हो, और हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं जी इंस्टा पे है, भाई आईडी तो घर पे बनाई ना, आप फोन दिया और मम्मी और पापा को किसी को, हमें तो जी पता ही नहीं चलता इस फोन का, भाई आपको नहीं पता चलता पता करो, मुझे भी नहीं पता चलता, बट देन आई आस्क्ड देम हाउ कैन दे मेक एन आईडी,
फोन का इस्तेमाल सही करना और गलत करना ये बताना पड़ेगा। एक्चुअली हम बताते ही नहीं है इन सबको कि बेटा इससे इशू हो जाएंगे, इसमें प्रॉब्लम है और इसको सही इस्तेमाल करो तो आप दुनिया फतेह कर सकते हो। आपको पूरे हमने प्रोग्राम चलाया अभी नागालैंड के साथ, हमने बच्चों की डायरेक्ट कन्वर्सेशंस करवाई, सो दैट इज वेरी हेल्पफुल। वी गेट सो मच थिंग्स ऑन फोन, इंटरनेट। कुछ भी पूछना है आपके पास तुरंत एक जवाब तो मिलेगा अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो। अगेन, और कितने ऐसे, आई टॉक टू लॉट मेनी चिल्ड्रन दोज हु कम टू मी एज एन एलुमनी ऑल्सो, उन सब का भी ये मानना है मैम जब पढ़ना होता है ना तो हम इसको छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ दो। हमें अपने लिए भी कहती हूँ अगर मुझे कोई और सीरियसली काम करना है तो भाई इसको तो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिया और फिर आपको किस किस पर्पस के लिए फोन का इस्तेमाल करो, दैट यू हैव टू सी। खाली रील के लिए कर रहे हैं तो भाई रील ही दिखाएगा फिर वो तुम्हें। वही वो हो गया ना, बच्चों का आधा घंटा पढ़ लिया थक गया, पहले होता थक गया मतलब बाहर धर के आता 2 मिनट Exactly. पास मिल के आ गए, अब क्या थक गया 4-5 वो 4 स्क्रॉल के चक्कर में 400 स्क्रॉल कब होते हैं पता नहीं चलता है। और थक गया तो मतलब फिजिकली तो कुछ चला ही नहीं ना, मेंटली हुआ और मेंटल एग्जॉशन दे दिया। वही तो। आंखों का क्या करेंगे हम आने वाले दिनों में? आंखें तक ही नहीं रही। डर लगता है मुझे आंखों का, अंगूठे का। कोई तो कह रहा था, मैंने कुछ कल परसों सुना था किसी को कहते हुए अंगूठे हमारे बड़े हो जाएंगे डिफॉर्मेशन हो जाएगा उसमें। इट इज वेरी मच पॉसिबल। पता नहीं हमारी बॉडी कैसे उसको रिएक्ट करेगी। रोज पढ़ते हैं कोई एक बच्चा बेहोश हो गया, कोई बीमार हो गया, वो पबजी गेम का हुआ था, उससे पहले एक और गेम का हुआ था। अरे भाई सब कुछ तो घर में कर रहा है, हम तो स्कूल में सिखा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगी कि वी आर टोटली हम लोग की गलती नहीं है, हमारी भी गलती है। वी हैव टू मेक देम अवेयर। हम जैसे गाड़ी चलाना सिखाते हैं ना, बताते हैं भाई इसमें ब्रेक है, इसमें गियर है, इसको करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वही हिसाब फोन का है, बताना पड़ेगा ये ऐसे है, इसके ये यूजेस है, ये बेनिफिट्स है, ये नुकसान है। यू हैव टू मेक देम वेरी। एक्चुअली हमारे पास कोई मैनुअल नहीं आता ना, फोन खरीदने से पहले हम बताएं उसको कि भाई इसके डूज एंड डोंट्स। कई बार मुझे लगता है वो जरूरी हो जाएगा, हो जाएगा। वही होता है होने के बाद, अरे मैम मेरे बच्चे ने ये कर दिया, तो ये कर दिया आपके सामने किया ना, घर पे ही था, फोन घर पे चला था, उस टाइम ध्यान देते आप बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, फिर लेके आते हैं मैम यार मेरे बच्चे ने ये कर दिया, फिर स्कूल से मैम फोन करती है आपके बच्चे ने ये कर दिया, फोन उठाई को तो फोन कहीं है, फोन उठाई को कब चलाएगा, मम्मियों को नहीं पता चलता। पापा तो बाड़मेर गिर गया, पापा सब बाहर रहते हैं, वो बच्चे घर पे बैठे रहते हैं, मम्मी का फोन है उसमें इंस्टा आईडी चल रखी है, 6th क्लास के बच्चे 5th क्लास के बच्चे सबकी आईडिया है मैम, सब बच्चे आइडिया खोल के बैठे हैं। आईडी होना इज नॉट अ बिग थिंग। अगेन तुम यकीन नहीं करोगे कपिल, उसको 3 लेवल पे सिक्योर कर रखा है। कर रखा है, यस मैम। 3 लेवल पे सिक्योर, मतलब भाई क्या कमाल की उसने चीज कर रखी। लेकिन पता है इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? पेरेंट्स क्या कहते हैं, दे आर अगेन प्राउड ऑफ इट, देखो मेरे बेटे ने 3 लेवल पे सिक्योर कर रखा है। ये नहीं समझ रहे कि इश्यू कहाँ पे है। वही तो आके बड़े पेरेंट्स मुझे आके बोल के जाते हैं, जी इसको कोई फोन दे दो पट से खोल लेता है ये तो। There is nothing to be proud of it. There is nothing to be proud of it. टेक्निकली तो हम सब बहुत एडवांस हो गए हैं। टेक्निकली इज नॉट अ इशू, इशू इज जड़ों का। संस्कार कितने बचे, कितने बच्चों से हम घरों में काम कराते हैं। रोज मम्मियां आती हैं, जी मैं तो पानी का लोटा भी नहीं उठवाती। मैं बोलती हूँ उठवाओ, उठवाओ ना पानी का लोटा, लोटा उठाना पड़ेगा, करवाओ, झाड़ू पोछा करवाओ, बच्चों लड़कों के साथ में करवाओ, सबको करवाओ ना, सब्जी लेने भेजो, तो फिर टाइम बचेगा तो वो पढ़ेगा, अपने आप पढ़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, मेंटल अपने आप करेगा, देन ही विल डू इट। यू आर गिविंग हिम फोन, यू आर गिविंग हिम एसी, तुम टेबल दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बेटा पानी भी मैं यहीं आके दूंगी, तो ठीक है। फिर वो एनर्जी कहीं गई नहीं, एनर्जी लॉस ही नहीं है ना, एनर्जी लॉस ही नहीं है ना, एनर्जी को तो यूज करना पड़ेगा। अपने स्कूल में फिर भी मैं देखता हूँ, जैसे मैं भी यहाँ पढ़ा के गया हूँ, काफी सारे बच्चे दिन भर एक्टिविटी मैं ड्राइंग टीचर था, दिन भर कभी ये एक्टिविटी कभी वो एक्टिविटी, फिर पढ़ाई उसके साथ साथ। बच्चे शाम को घर पहुंचते तब आराम से एकदम रिलैक्स होके कि आज बच्चे थके, वो हमसे, अब ये हमारी जनरेशन उनसे और आगे होगी, अब उनको और मुझे लगता है चैनलाइज करना पड़ेगा। घर में भी इनको किसी एक्टिविटी में डाल दो, स्केटिंग में डाल दो, स्टेडियम में, कुछ नहीं मिलता ना, मम्मियां साथ जाएं, स्टेडियम के 2 चक्कर कटवा दें। मम्मियों के पास तो टाइम नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, मम्मियां रील से फ्री हो तब ना। भाई देखो, अब तो सब एक तो पहले let us divide that between a husband and a wife.
दोनों को टाइम देना पड़ेगा। पहनना पड़ेगा। फैमिली टाइम कितना है? अगेन इफ आई कम टू एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, इफ आई आस्क एवरीबडी कि तुम्हारे पास अपने परिवार के लिए कितना टाइम है, मुझे ये बता दो सिर्फ, कितने संडे आप लोग अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हो और वहां पे सब बैठ के बात करते हो? व्हेन आई गो इन, हम लोग कभी भी घूमने जाते हैं, मैं और मेरे दोनों बच्चे, आई मेक इट अ पॉइंट, सब लोग फोन बंद करो, सब गाने सुनेंगे, सब अंताक्षरी खेलेंगे, सब बात करेंगे, बात करेंगे। बात करना बहुत जरूरी है। हम बात ही नहीं करते हैं। हस्बैंड वाइफ कितना बात करते हैं, सब बस नोबडी इज टॉकिंग, इशू इज टॉकिंग। बोलने का कुछ भी बोलो, पहले बड़े बूढ़ों से बैठ के बच्चे बात करते थे, अब बड़े बूढ़े याद ही करते रहते हैं, हाँ। आजा बेटा बात कर ले। पहले वाले बच्चे सब जानते थे भाई कौन क्या है, कैसे है, क्या क्या चीजें। अब वाले बच्चों को पूछ लो, दादा का नाम नहीं पता, नहीं, दादा कौन, दादा के पापा कौन थे, क्या पता। किसी शादी में बच्चे जाके राजी नहीं होते और हम ले जाते भी नहीं जबरदस्ती। पहले हम दौड़ते कूदते जाते, परेशान नहीं करेगा, ये तो जाता ही नहीं जी कहीं पे, घर में बैठा रहता है किताबों के कारण। यही तो है ना अपना के भाई वहां जाएंगे पीछे भागना पड़ेगा, और अपने खुद मस्त रहेंगे, बातें करेंगे। उनका मेन कारण वही होता है बच्चों को नहीं जाना। फिर बच्चे बड़े बच्चे भी, तुम देखो कपिल, बड़े बच्चे भी कहाँ जाते हैं, और शुरू से उनके वही हो गया ना, अब वो सोशलाइज हुई नहीं ना, उनका कमरा फोन वही चला, तो फिर बाहर कौन जाएगा, कौन जा रहा है बाहर चलना, वहाँ लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोग पूछेंगे, जवाब देने पड़ेंगे, कौन, मैं नहीं पता। मेरा बेटा बोलता था मेरे को ना पापा बड़े होके एक ही चीज चाहिए, मेरा रूम हो, उसमें सारी फैसिलिटी हो और उसके बाहर ना सिक्योरिटी कोड हो, जो कोई अंदर ना आ सके। हमने बोला क्यों भाई? नहीं, मैं उसका लाइक दे हैव अ मेंटा, मेरे को लगता है बचपन से एक इमेज बन जाता है कि तुम्हें अपनी पावर दिखाने का वही तरीका है कि मेरे फोन पे मेरा अधिकार, मेरे कमरे पे मेरा अधिकार। जबकि अगर बॉम्बे जाओ या कहीं जाओ, एक चौल में, एक कमरे के अंदर पूरा परिवार बसा हुआ है। इट इज शेयरिंग, इट इज केयरिंग। तुम उसके स्पेस का ध्यान रख रहे हो, वो तुम्हारे स्पेस का ध्यान रख रहा है। अलग कमरे में तो कौन किसका, ये मेरा स्पेस, मेरा, फिर वो मेरा हमारे से हम मेरे पे आ गए। इंपॉर्टेंट वॉज हमारा। फिर आगे जाके बड़ा होगा तब मेरा करेगा, मम्मी पापा, हाँ? मेरा आपका। फिर हम बात करते हैं कि भाई ओल्ड एज होम में भेज दिया, आपने शुरू से दिया उसको, वही है तो आपको मिलेगा वही, क्या करोगे आप। चलो मैम, तो एक और क्वेश्चन था जो मतलब मेरा जैसा मैं खुद सोच रहा हूँ, जैसे आजकल बच्चे है ना, सुबह स्कूल आए, वापिस शाम को 2-3 बजे घर पहुँचते हैं, खाना वगैरह खा के 4-5 बजे पेरेंट्स उनको फिर बैग पकड़ा के कोचिंग भेज दिया, ठीक है, शाम को 2-3 घंटे वहाँ पढ़ के वापस 7-8 बजे घर पहुँचते हैं, खाना वगैरह खा के फिर स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क सारा करके। बचपन तो ये खो ही रहा है, मतलब मैं देख रहा हूँ मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है नहीं बच्चे क्या जी रहे, कुछ जिंदगी पूरी मतलब बचपन खो ही रहा है उनका। तो क्या मैम स्कूल की पढ़ाई खाली काफ़ी नहीं होती है? पेरेंट्स को क्या लग रहा है कि स्कूल की पढ़ाई काफ़ी नहीं होती है या कोचिंग वो एक्स्ट्रा क्यों भेज रहे हैं? इनको मतलब क्या है, रेस ऑफ नंबर, मतलब वो बस नंबर में लगे हुए बच्चों के, भाई मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा फर्स्ट आएगा फर्स्ट आएगा, उसका क्या है बताइए। कपिल, मैं अगर पर्सनली बोलूं तो आई एम हार्डकोर अगेंस्ट ट्यूशंस। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको दिक्कत है आप स्कूल आ जाओ, आप बात करो, बच्चे को बोलो दोबारा पूछ ले, एक्स्ट्रा कोचिंग चाहिए वो कर दूंगी। लेकिन पेरेंट्स के अंदर ये मेंटली ये बैठ गया है कि हम नहीं करा सकते तो कोचिंग भेज देते हैं, जबकि ये नहीं समझ रहे कि कोचिंग के अंदर भी तो 30 बच्चे बैठे हैं, प्रॉपर एक क्लासरूम, यहाँ की जगह दूसरा क्लासरूम। और दुखद ये है कि स्कूल में जो क्लासरूम है उसमें 30 बच्चे एक ही क्लास के हैं, एक ही क्लास के, और ट्यूशन के अंदर हर अलग क्लास के बच्चे पढ़ा रही है वो मैम, और वो भी 30 बच्चे, वो भी अलग सब्जेक्ट। एग्जैक्टली। और हमारी फीस के लिए उन्हें ऑब्जेक्शन हो जाता है, वहां नहीं ऑब्जेक्शन होता। मुझे समझ, मेरी एक्चुअली समझ में नहीं आता। मैं 100 बार समझाती हूँ जो भी मेरे पास आता है ना। इनफैक्ट नाउ डेज तुम मानोगे नहीं, LKG HKG के बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं। जानते हो क्यों? आई एम सॉरी, अगेन पेरेंट्स यही कहते हैं, थोड़ी देर तो मम्मी से दूर जाएगा ना, मम्मी थोड़ी देर तो सो जाएगी ना। दैट इज द इशू। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाह रहे हैं और हमसे एक्सपेक्ट करें आप बोलो उसको ट्यूशन। आई टेल 9th 10th 11th 12th के बच्चों को भी मैं कहती हूँ, भाई तुम ट्यूशन जाओगे, तुम स्कूल से घर पहुंचे, तुम उसके बाद खाना खाते हो और फिर तुम अपनी तैयारी शुरू करते हो, मम्मी ट्यूशन जाना है, हाय मम्मी ट्यूशन जाना है। यू गेट रेडी, 1 घंटा तुम उसमें लगा देते हो, 1 घंटा तुम ट्यूशन पढ़ते हो, उसके बाद तुम्हारा क्या शुरू होता है, चल आज वहां जाके खा लेते हैं, आज वहां घूम आते हैं, वापस घर पहुंचे, अभी तो ट्यूशन पढ़ के आया हूं, 2 घंटे आराम करूंगा। How much time is being wasted? How much time is being wasted?
इट इज 1 घंटे की ट्यूशन के लिए मिनिमम 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। आराम से। और अगर वही बच्चा घर में 3 घंटे की जगह 1.5 घंटा भी पढ़ लेता है और मम्मा उसको मॉनिटर कर लेती है, तो सो मच टाइम इज सेव्ड। स्कूल की पढ़ाई मेरे लिए मैं सोचता हूँ काफी होती है, मोर देन एनफ। मोर होती है। अगर बच्चा अपना रेगुलर, आजकल होमवर्क नहीं हो रहे, क्यों? ट्यूशन मैम अलग होमवर्क दे अलग देती है। वही तो। व्हाट इज द पॉइंट? अगर ट्यूशन भेजना भी है, आपको लगता है चैप्टर समझ में नहीं आया, तो आप जाके ट्यूशन टीचर से बात करो, उसको बोलो आप इसको समझाओ, समझाओ, सिर्फ ओरली बात करो उसको, खुद के डाउट्स क्लियर करो। एग्जैक्टली हाँ। अगर करना भी चाहते हो, अदरवाइज तो उसको बोलो कि स्कूल जाके टीचर से पूछे, डाउट्स क्लियर करवाओ। आप फोन पे बैठ के, आप भी तो पढ़े लिखे हो ना, फोन से निकाल लो टॉपिक और बच्चे को बैठ के क्लियर कर दो। और जैसे बच्चा 6, 7, 8 में आता है तो ही सक्षम क्वाइट, वो उसके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसके इंस्टा पे ग्रुप्स हैं, उसके अलग ग्रुप्स हैं जिनमें वो अपनी डाउट्स क्लियर करता है। सो इट इज ऑल अप टू यू। आई स्ट्रांगली बिलीव ट्यूशन नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। ट्यूशन का देखते हैं, बच्चे पढ़ता खुद का है, 5 साल बच्चा 6 क्लास का, खुद थर्ड का है, इंग्लिश खुद की चल रही है, उसकी हिंदी पढ़ रहा है। अच्छा ये ऐसे मैं देखता हूँ, कोचिंग जाता हूँ कहीं पे, कहीं बैठते हैं। कपिल वो फिर फायदे की चीज है, चल कुछ तो पढ़ रहा है, पढ़ कर है वो तो उनके अगर हिंदी की एक लाइन भी सीख गया ना तो मैं उसको भी मानती हूँ, कुछ तो सीखा। तो है। लेकिन उसका फायदा क्या, जो 3 घंटे बीच के बर्बाद कर रहा है, उसका क्या करोगे आप? कुछ नहीं हो सकता। और ट्यूशन टीचर अलग सिखा देती है, स्कूल में आप अलग कर रहे हो। मैं नहीं कहती मेरे स्कूल में नहीं होता होगा या बाकी जगह नहीं होता होगा, कई जगह ऐसा होता है कि कुछ चीजें गलत करी होती हैं, हो सकता है स्कूल में भी हो सकता है ट्यूशन भी हो, लेकिन बच्चे का कंफ्यूजन कितना बढ़ रहा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। उसकी कंफ्यूजन कौन क्लियर करेगा? अब वो किसको सही माने, इस मैम को सही माने, इस मैम को सही माने, गलत बच्चे का बच्चा प्रॉब्लम में आ जाता है। है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स अगर इंटरफेयर करें थोड़ा सा टाइम, बहुत सारे ऐसे फादर हैं जो कि नौकरी करके आते हैं उसके बाद बैठ के बच्चों को पढ़ाते हैं। भाई पढ़ा रहे हो, आप ये क्यों कहते हो कि नौकरी आके कर, बच्चा तो आपका भी है, स्कूल खाली भेजने से काम नहीं चलेगा ना, वी हैव टू बी टुगेदर, काम तब चलेगा। मैंने अपनी स्कूल के 2 बच्चों से, अपने बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे थे आपके लिए, तो मैं आपको बताता हूँ, तो आप मेरे को उन बच्चों को थोड़ा सा देना आंसर। एक तो ये है। हेलो मैम, हम सब जानते हैं कि आपका नेचर रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है, तो आप ये एज अ स्टूडेंट लाइफ के लिए कैसे बेनिफिशियल है? रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, इट हैज टू बी। जहां पे अनुशासन की जरूरत है, जहां पे रिजिडनेस की जरूरत है, वहां पे रिजिड। तुम लोगों को जहां पे अपने टॉपिक्स को समझना, जहां टॉपिक्स के अंदर तुम लोग भी देखते हो केमिस्ट्री के अंदर, इफ यू हैव फ्यू रूल्स यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू डू इट बाय हार्ट, वहां पे रिजिडनेस है। जहां पे तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तुम अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, यू डू दैट। आई एम ऑल्सो लाइक दैट। जहां पे तुम्हारे साथ अनुशासन की जरूरत है, जहां पे मुझे रिजिड होने की जरूरत है, हाँ मैं रिजिड होती हूँ। जहां पे मुझे लगता है हाँ मैं छोड़ सकती हूँ, बिकॉज यू आर स्टिल चिल्ड्रन फॉर मी। बच्चे तो बच्चे हैं, गलतियां तो करोगे, बट देन इट इज मी एज अ मदर हु हैज टू गिव यू दैट लिबर्टी दैट यू कैन मेक मिस्टेक्स, एंड दैट इज, मुझे लगता है बहुत जरूरी है इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ तुम गलती कर सकते हो, और उसके ऊपर हम आगे बात कर सकते हैं। एक मैम ये आजकल के सारे स्कूल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को ही प्रायोरिटी देते हैं, पर एक हमारा ही ऐसा स्कूल है जो एजुकेशन और कल्चरल वैल्यूज के साथ साथ स्पोर्ट्स वगैरह सबको प्रायोरिटी देते हैं, तो ये हमारे स्कूल में ही ऐसा डिफरेंस क्यों है? अगर ये डिफरेंस है तो डू यू एंजॉय दैट डिफरेंस और यू आर नॉट हैप्पी विद दैट डिफरेंस? आई थिंक यू आर हैप्पी विद दैट डिफरेंस, दैट्स द रीजन यू आर रेजिंग दैट क्वेश्चन। और जहाँ तक एजुकेशन और एक्टिविटीज़ की बात करें, बेटा हम इस सदी में हैं जहाँ पे अगर हम स्कूल, आज बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कहा जा रहा है कि स्कूल्स की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर में एजुकेशन करा सकते हो, बट दीज एक्टिविटीज़, दिस ग्रुप वर्क, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए तुम स्कूल आते हो ताकि तुम मिल के करना, जुड़ के करना सीख सको। तो यही हमारे स्कूल का नियम है कि हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग मिलजुल के पढ़ो भी और मिलजुल के सीखो भी। यही स्कूल हमारा बाकी स्कूल से डिफरेंट है, एंड दैट इज व्हाट यू ऑल एंजॉय। आई थिंक दैट्स द रीजन यू ऑल आर हियर। मैम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए हैं। एक छोटा सा मतलब आप बच्चों को, पेरेंट्स को क्या अपने हमारे चैनल के थ्रू क्या कहना चाहेंगे, कुछ मोटिवेशन वगैरह कुछ ऐसा? मैं पेरेंट्स को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि दे शुड गिव
their precious time to their precious children. मुझे लगता है सोना चांदी सब आने जाने वाली चीज़ है, इनसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है. हम शायद जीते इनके लिए, हम कमाते इनके लिए, तो प्लीज गिव देम योर टाइम. दे आर वेरी प्रेशियस, वेरी प्रेशियस. कब उड़ जाएंगे आपके घरों से आपको पता नहीं चलेगा, तो टाइम दीजिए इनको. और बच्चों के लिए माँ बाप का आदर करना, सम्मान करना, इससे इम्पोर्टेंट दुनिया में कुछ भी नहीं है. और देन योर टीचर्स, कभी तुम्हारा बुरा ये दो लोग नहीं चाह सकते. सो गिव देम रिस्पेक्ट एंड बी हैप्पी. लर्न टू स्टे हैप्पी. इस भीड़ भाड़ की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट खुश रहना, हर कीमत पे खुश रहना. तो मैम आपके अनुसार जीवन में सफलता क्या है? आप जीवन में सफलता किसे मानते हैं? मैं सफलता किसे मानती हूँ? जी मैं सफलता मानती हूँ जब मैं शांत हूँ. जी मैं सफलता मानती हूँ जब मैं बाकियों को देख के खुश हूँ, वो सफलता है. जब तक हम दूसरों को देख के जलते रहते हैं तब तक सफलता नहीं है. सफलता है खुश रहने में, सबको देख के सबके लिए दुआ करने में, आनंदित रहने में. जब हमारे अंदर से ये भाव उठने लग जाए तो मतलब आप सफल हो. तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया. थैंक यू सो Thank मच. you. तुम्हारे लिए एनी टाइम.